हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका रोजरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था बीए फर्स्ट ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर से हम आ चुके हैं और लेकर आज आए हैं टॉपिक आपके लिए भारत में कृषि जोत पर। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था आर्थिक जोत पर। आर्थिक जोत को बहुत अच्छे से हमने समझने का प्रयास किया था लेक्चर नंबर 8 के अंतर्गत। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को भी लिंक है और प्लेलिस्ट की भी लिंक है। प्लेलिस्ट में आपको सभी जितने भी लेक्चर अभी तक इकोनॉमी पे हुए हैं वो सब आपको 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, राजनीतिक विज्ञान कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों प्रश्न पत्र आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग लगभग कुछ ही क्लासेस बची है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई हुई है। उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए, अपने टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन होगा हमारा भारत में कृषि जोत पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है हमारा इसमें लेक्चर नंबर 9 के तहत। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी जितने भी सब्जेक्ट बीए के अंतर्गत हैं उन सभी सब्जेक्टों को हम पूरे क्रम अनुसार टॉपिक वाइज पूरे विस्तार के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा डाउट है, कोई सेशन ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, कोई टर्मिनोलॉजी है जो नहीं समझ आ रही है, तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी हमसे अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डाउट है जो आपको डिस्कस करने के लिए आपको कॉल करने की आवश्यकता है, किसी टीचर की आवश्यकता है आपको, तो आप दोस्तों हमसे भी उस विषय पर जो है चर्चा कर सकते हैं, अपना डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कॉल के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में दोस्तों। सेशन में बढ़े उससे पहले दोस्तों प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी क्लासेस को आप सीरियल वाइज देख पाएंगे दोस्तों। सभी लेक्चर को कंटिन्यूअसली पूरे सीरियल वाइज जो है आपके लिए अरेंज कर दिया गया है। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट अलग अलग है, जाकर के आप सभी लेक्चर को क्रम अनुसार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करेंगे यूनिट सेकंड में। सेकंड टॉपिक भू उपयोग पद्धति पर हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा डिस्कस होगा आज जो है भारत में कृषि जोत पर। और इसके दोस्तों क्या सारांश है हमारे आज का लेक्चर का, इस टॉपिक में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो हम 5 कंसेप्टों पर बात करेंगे। 5 कंसेप्टों के अंतर्गत दोस्तों हम कृषि जोत को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। भारत में भूमि उपयोग का क्या ढांचा है, वो कृषि जोत क्या है, कितनी है, इस पर हमारी पहले पॉइंट के तहत चर्चा होगी। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि उप विभाजन और अपखंडन क्या होता है। डेफिनेटली बोल रहा हूं, आपको कंफ्यूजन इसके अंतर्गत 100% कंफ्यूजन होगी, जो इस सेशन को देखने के बाद में, इस लेक्चर को देखने के बाद में ये कंफ्यूजन जीवन भर के लिए आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, रूट आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि उप विभाजन अपखंडन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा है तो इसे लाभ के अंतर्गत देखेंगे, और दोष क्या है, ये हम इसके मतलब किसके जो है कमियां क्या है, ये हम इसके दोष के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये इस अच्छा है हमारी कृषि व्यवस्था के लिए या बुरा है, कौन, अपखंडन और उप विभाजन अच्छा है या बुरा है, ये आपको निश्चित करना है, आपको तय करना है। ठीक है, हम पक्ष और विपक्ष दोनों में हम बात करते चलेंगे। आप खुद सोचिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हमारे लिए उचित और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा भूमि में माफ कीजिएगा, भारत में भूमि उपयोग का क्या ढांचा है और कृषि जोत के बारे में। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करें, इस लेक्चर पे टॉपिक पर आए उससे पहले जो जैसा कि आपको ये जो ऊपर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ संगणनाएं हुई है कृषि की, जैसे जनगणनाएं होती है ना, जो है मानव के लिए, हमारे लिए जनगणनाएं होती है जिसमें जनसंख्या काउंटिंग की जाती है। उसी प्रकार से कृषि की भी दोस्तों एक संगणना होती है। उस संगणना के तहत, संगणना के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कितनी भूमि पर कृषि की जा रही है, कितनी भूमि पर कृषि की जा रही है और कितनी जो है जनसंख्या है। तो कितनी टोटल भूमि का आकार में, पूरी भूमि का आकार और जनसंख्या दोस्तों, जनसंख्या इनके अनुपात को ही दोस्तों इनका कुल जनसंख्या से डिवाइड करने के बाद में इसका एक अनुपात निकलता है, इसके आकार का, कृषि जोत के आकार का एक अनुपात निकलता है। वो हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अभी तक कृषि भूमि को लेकर के दोस्तों
5 संगणनाएं हुई है। कितनी संगणनाएं हुई है? 5 संगणनाएं हुई है। जो पहली संगणना हुई थी दोस्तों, पहली संगणना हुई थी वो हुई थी 1970 से 71 में। ठीक है, 1970 से 1971 में पहली संगणना हुई थी। सेकंड हुई थी 1976 से 1977 में, और थर्ड वाली हुई थी 1980 1981 में, और चौथी जो हुई थी दोस्तों 1985 से 1986 में। अर्थात कि ये दोस्तों जो है 4 संगणनाएं हो चुकी थी। और वर्तमान में हम इस संगणना का, अर्थात जब कृषि जोत की बात करते हैं, कृषि जोत की जब भी बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में कितनी, मतलब प्रत्येक किसान के पास में कितनी कृषि जोत होनी चाहिए, कितनी है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके लिए एक आधार भी चाहिए होता है। तो वही उस आधार को हमने लिया दोस्तों पांचवी संगणना को हमने आधार बना लिया कि अब जो है कृषि जोत का आकार छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, अब ये हम जो है पांचवी संगणना या पांचवी गणना के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो कि 1990-91 में हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार की संगणनाएं कृषि भूमि को लेकर हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1990-91 की इस गणना में हमको भारत में जोतों के आकार के ढांचे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और इससे इस बात को बल मिलता है कि कृषि जोतों की समस्या बहुत जटिल है। कार्यशील जोतों की कुल संख्या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, कुल संख्या और कुल क्षेत्रफल के जो अनुपात होता है उसी को दोस्तों हम यहाँ पर कृषि जोत के आकार कहते हैं, कृषि जोत का आकार कहते हैं। इसको सिंपल शब्दों में समझिए तो कृषि जोत का आकार क्या होता है कि किस व्यक्ति के पास में, एक व्यक्ति के पास में, एक पर्टिकुलर एक किसान के पास में कितनी कृषि जोत है, कितनी भूमि है। तो कितनी भूमि है, पहले एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति अर्थात कि एक किसान के हिस्से में कितनी भूमि थी और अब कितनी भूमि है, यही होगा हमारा कृषि जोत का आकार। ठीक है, जब हम आर्थिक जोत का आकार पढ़ रहे थे तो वहां हम कुछ और देख रहे थे, वहां कुछ और का अर्थ क्या हुआ, वहां हम देख रहे थे कि कृषि भूमि से कितना उत्पादन होता है, आय कितनी बचती है, वो आर्थिक जोत थी। अब यहाँ हम कृषि जोत की बात कर रहे हैं। कृषि जोत का मतलब यही हुआ कि एक किसान के पास में भूमि कितनी है ना, तो ये जो है कृषि जोत हो जाएगी। ठीक है, तो कृषि जोत का जो औसत होता है वो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो वो निकालते हैं कि कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या और कुल भूमि का क्षेत्रफल। अब जनसंख्या कौन सी, कार्यशील जनसंख्या और कुल भूमि का क्षेत्रफल जो कृषि योग्य है, उसके अनुपात को ही यहाँ पर हम कृषि जोत का अनुपात कह सकते हैं, औसत आकार कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आप डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पर आएंगे हम, अब समझेंगे जरा कि भूमि का उपविभाजन क्या होता है और अपखंडन क्या होता है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, याद रखिए दोनों में डिफरेंस है। अब जरा पहले व्यवहारिक रूप समझिए इसका। ये समझिए कि अगर हम बात करें भूमि के उपविभाजन की, है ना, ध्यान दीजिए दो शब्द है यहाँ पर, उपविभाजन और उपखंडन। तो उपविभाजन में अर्थ ये होता है कि भूमि की गुणवत्ता कम होने के कारण फसल का उत्पादन भी कम हुआ है। भूमि की गुणवत्ता कम होने के कारण फसल का उत्पादन गिरता जा रहा है। तो भूमि का जो फसल उत्पादन की जो क्वांटिटी थी पहले, वो कम हो जाना उपविभाजन कहलाएगा। याद रखिए कि एक किसान पहले एक एकड़ भूमि में अगर 10 टन एक एकड़ भूमि में अगर 10 क्विंटल गेहूं उत्पादन कर रहा था और आज वो 5 क्विंटल गेहूं उत्पादन कर पाता है, तो क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, भूमि का उपविभाजन हो चुका है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे उपविभाजन मतलब कि जो है आय का कम हो जाना या कृषि उत्पादन का कम हो जाना। वहीं जब हम बात करेंगे दोस्तों अपखंडन की, तो अपखंडन का मतलब ये होता है कि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग है, याद रखेंगे आप। उपविभाजन का मतलब हुआ दोस्तों, उपविभाजन का मतलब हुआ कि भूमि का उपविभाजन हो जाना। जैसा कि लिखा हुआ है कि जोतों के उपविभाजन का अभिप्राय जोत के कुल आकार में होने वाली कमी है। जोत के कुल आकार में, अब जोत क्या है दोस्तों, उसकी टोटल उत्पादन क्षमता, जोत का जो कुल आकार है, जोत का कुल आकार। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, छोड़िए इस बात को, अभी तक का छोड़ो। अब इसको ऐसे समझिए कि जब हम संगणना करते हैं तो संगणना में जो आकार आता है जोत का जो पूरा आकार आता है, हाँ बिल्कुल, आप छोड़ दीजिए चीज को। अब समझिए कि संगणना की है कि संगणना कैसे होती है, टोटल जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है और भूमि का कुल आकार, दोनों में जो अनुपात होगा वही हमारा कृषि जोत का आकार हो जाएगा। ये क्लियर है ना।
तो ये जो आकार है भाई, संगणना में 1990-91 की संगणना में कितना आकार था, कितना आकार था, बस यही स्पष्ट तौर पर ये आपका उप विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत जब भी हम उप विभाजन की बात करेंगे तो हम कुल कृषि जोत के आकार की बात करेंगे, कुल कृषि जोत के आकार की बात करेंगे जो हमें जो है संगणनाओं से मिलता है, कृषि भूमि की संगणनाओं से मिलता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों उप खंडन अपखंडन की, तो अपखंडन का मतलब होता है कि कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। ठीक है, तो जैसे कि पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, अब सामूहिक परिवार अब बिखरने लगे हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि एक पिता की संपत्ति में एक किसान की संपत्ति होती है, कौन संपत्ति होती है, कृषि भूमि संपत्ति होती है। तो उसकी जो संतान होती है उसमें वो भूमि आगे चलकर बढ़ जाएगी, फिर उसके पुत्रों में उसकी भूमि बढ़ जाएगी। इस प्रकार से इस कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और वही उन टुकड़ों के कारण ही दोस्तों कृषि जोत का आकार जो है और छोटा हो चला जाता है, अर्थात कृषि भूमि का क्या हो जाता है, अपखंडन हो जाता है। ठीक है, तो कृषि भूमि का अपखंडन इसी को हम कहेंगे। जिस प्रकार से इसमें इमेज में देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपस में ही, जो पहले एक ही खेत हुआ करता था, पहले एक समग्र खेत हुआ करता था। देखिए मैं थोड़ा साइड में होकर दिखा रहा हूं आपको, जो पहले एक ही किसान के हाथों में पूरा खेत हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब जो है उसके पुत्रों में बंटने के कारण, पुत्रों के पुत्रों में बंटने के कारण अब भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होना प्रारंभ हो गए। देखिए एक टुकड़ा ये एक के हिस्से में आता है, एक टुकड़ा दूसरे के हिस्से का है, एक टुकड़ा तीसरे के हिस्से का है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक ही खेत कई लोगों में बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा अपखंडन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे उप विभाजन और अपखंडन के कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी स्पीड से बढ़ूंगा, एकदम सिंपल है, आपको मैं यही स्लाइड में समझाते चलूंगा। डिटेल आप लोगों के लिए है, आपकी नोट्स बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने नोट्स बेहतर तरीके से बना सके। ठीक है, मैं आपको यही व्यवहारिक रूप से जो स्लाइड आपको दिख रही है, इन 8 पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको यही क्लियर करते चलूंगा। उसके बाद में दोस्तों आगे चलकर जो स्लाइड के अंदर जो पूरा डिटेल भी है इनका, उन्हें आप आसानी से पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए तो उत्तराधिकार के नियम। तो दोस्तों उप विभाजन और अपखंडन, अब मैं बार बार उप विभाजन दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ उपखंडन का शब्द इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, उपखंडन ही बोलूंगा, आप इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो उपखंडन का कारण क्या है, क्यों भूमि का उपखंडन होता है, तो उसके कारणों में ये 8 कारण मैंने बताए। या 8 कारणों के अंदर सबसे पहला कारण है उत्तराधिकार के नियम। हमारे भारत में शुरू से ही उत्तराधिकार के नियम चल रहे हैं। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्रों का एक लीगल हिस्सा होना, पिता की संपत्ति में पुत्रों का हिस्सा होना, पुत्र पुत्रियों का हिस्सा होना, इसे कहते हैं हम उत्तराधिकार का नियम। तो उत्तराधिकार का नियम, जब जो किसी किसान के पुत्र हैं वो बड़े होते हैं तो उनको जो है अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेना होता है, हिस्सा लेते हैं वो। तो हिस्सा लेने के कारण भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिससे उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि। तो दोस्तों कृषि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि, निश्चित तौर पर अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कृषि का उपविभाजन और उपखंडन होना तय है। क्यों तय है? कि जनसंख्या अधिक होगी तो उन्हें रोजगार की आवश्यकता भी पड़ेगी, और जब रोजगार की आवश्यकता लगेगी तो हमारे अन्य सेक्टर तो इतने मजबूत है नहीं जो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार प्रदान कर सके। तो ऐसी स्थिति में उनका भार भी कृषि व्यवस्था को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त कुटुंब प्रथा का ह्रास। संयुक्त कुटुंब प्रथा का ह्रास का मतलब सिंपल है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी हमारे भारत में, अब वो धीरे धीरे बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि पाश्चात्य अर्थात पश्चिम की संस्कृति की तरह अब भारतीय लोग भी दोस्तों एकल परिवार में विश्वास करने लगे हैं, सिंगल रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं संयुक्त परिवार में रहने की अपेक्षा। ठीक है, तो इस कारण से संस्कृति में एक बदलाव आने के कारण से, भारतीयों की मानसिकता में परिवर्तन होने के कारण दोस्तों जो संयुक्त परिवार की प्रथा भारत में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं आहत हो रही है, टूटती जा रही है। जिस कारण से भी भूमि भी जो है विभाजित होती चली जा रही है, कृषि भूमि विभाजित होती चली जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही है।
ठीक है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों का पतन। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, जब भारत गुलाम था, जब भारत उपनिवेश था, अंग्रेजों का राज था भारत पर, तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी, कुछ ऐसे कानून लेकर आए थे जिससे कि ब्रिटिश से बने हुए माल को यह भारत में अधिक से अधिक बेचा जा सके, और भारत में जो माल कुटीर उद्योगों के माध्यम से उत्पादित किया जा रहा था उसको किसी भी प्रकार से ठप किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिशें की। इसके तहत ही दोस्तों उन्होंने कई सारे ऐसे कानून बनाए जिससे कुटीर उद्योग, भारत के कुटीर उद्योग धंधे थे वो टफ हो गए, गिरने लगे, उनकी व्यवस्था खंडित होती चली गई, और जो कुटीर उद्योगों में जो कार्य करते थे अब वो लोग भी कृषि भूमि की ओर उनका गमन हुआ, वो आए, उससे कृषि व्यवस्था पर और ज्यादा भार पड़ने लगा। ठीक है, इस प्रकार से भी दोस्तों कृषि का विभाजन और अपखंडन जो है तीव्र गति से होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें कृषकों की ऋणग्रस्तता, तो कृषकों की ऋणग्रस्तता ने भी अपखंडन को बढ़ावा दिया है। किसानों की ऋणग्रस्तता मतलब ये होता है कि किसान की पूर्ति मतलब अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम ना होने के कारण वो साहूकारों से, महाजनों से, इनसे जो है ब्याज पर पैसा उठाता था। लेकिन वो ब्याज समय पर ना चुका पाने के कारण क्या होता था कि उस ब्याज के बदले में, उस पैसे के बदले में वो महाजन को अपनी भूमि गिरवे रख देता था या बेच देता था, भूमि का एक हिस्सा। ठीक है। तो वो जो महाजन होते थे, वो जो जिनसे ये भूमि लेते थे किसानों से, उस भूमि को किसी और को बटाई पर दे देते थे वो। तो इस प्रकार से भी भूमि का विभाजन होता चला गया, खंडन होता चला गया, टूटती बिखरती चली गई। ठीक है। तो नेक्स्ट है भू संपत्ति से विशेष प्रेम। तो हालांकि ये तो सभी में वर्तमान की अगर हम वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, तो सभी में, लगभग सभी में प्रचलित है ये चीज। तो भारत में अगर दोस्तों भू संपत्ति से विशेष प्रेम किया जाता है, कैसे किया जाता है कि आज भी भारत में ये व्यवस्था लागू है कि दोस्तों यहाँ पर भूमि, जिसके पास में जितनी ज्यादा कृषि भूमि होती है उस किसान को समाज में उतना ही ऊंचा पद दिया जाता है, अर्थात उतना ज्यादा महत्व उसको दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो कृषि भूमि होती है वो कृषि के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी देखी जाती है। तो जिस किसान के पास में अधिक भूमि है उससे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा समाज के अंदर। ठीक है। तो इस कारण से भी वो अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। ठीक है। तो इस कारण से भी उसका अपखंडन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है औद्योगिक मंदी, औद्योगिकरण की मंदी। तो औद्योगिकरण की मंदी ने भी उनके मजदूरों को कृषि की ओर भेजा है, मतलब कृषि करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो औद्योगिकरण में जो श्रमिक लगे हुए थे उनका कार्य छूट जाने के कारण, और जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना ने भी क्या किया है दोस्तों, अपखंडन को बढ़ावा दिया है, वो विभाजन को बढ़ावा दिया है। क्योंकि पहले जो लोग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कार्य कर रहे थे श्रमिक के रूप में, वो सबके सब अपने अपने गांव जा चुके हैं, और गांव जाने के बाद में गांव में क्या करेंगे, वो कोई व्यापार तो कर नहीं सकते, वहां वो कृषि पर ही बोझ बनेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कृषि व्यवस्था का अपखंडन उन्होंने भी बढ़ावा दिया है। अन्य कारणों के अंतर्गत भी दोस्तों कुछ कारण मैंने दिए हुए हैं जिनको आप स्लाइड में आराम से आकर के पढ़ते रहिएगा। ठीक है। 8 पॉइंटों पर हमने यहाँ डिस्कस किया है जो उप विभाजन और अपखंडन से संबंधित है, जो अपखंडन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार तो ये 8 पॉइंट आपको भली भांति रूप से समझ आ चुके हैं। अगर मैं दोस्तों अंदर डिटेल में जाऊंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा, हालांकि इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इन पॉइंटों पर मैं पहले आपसे पूरे विस्तार पूर्वक डिस्कस कर चुका हूं, समझा चुका हूं। अब इनको एक एक बार भी पढ़ेंगे आप तो पूरा समझते चलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन दोस्तों कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है आपको। ठीक है। तो 8 पॉइंटों को आप तुरंत, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके और इनको पढ़ेंगे सीरियसली। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप सीरियसली पढ़ेंगे इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों, इसके कारण के बाद में अन्य कारणों को देख लेना, 5 कारण दिए मैंने अन्य भी इसके अलावा। ठीक है। इसके लाभ, तो क्या उप विभाजन और अपखंडन के कुछ लाभ भी हो सकते हैं क्या? इस प्रकार से भूमि के टुकड़े हो जाना, व्यक्ति के हित में कम भूमि आना, क्या इसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं? अब चूंकि हम तो स्टूडेंट है भाई, हमें तो एग्जाम में लिखना है, जो एग्जामिनर ने पूछा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। चाहे उसने दिन को रात का हो, रात को दिन का हो, हमको तो मान के चलना पड़ेगा क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए, है ना। तो दोस्तों भले ही ये कैसी व्यवस्था हो, कुछ भी हो, हमें पक्ष विपक्ष दोनों को देखना है, दोनों को देखते हुए हमें अपना अध्ययन जारी रखना है। ठीक है। तो इसके तहत ही सीमित साधनों का समुचित उपयोग की जब हम बात करें, जैसे कि इसके लाभ की बात करें, तो देखिए पहला पॉइंट तो यही बन जाता है, सीमित साधनों का समुचित उपयोग।
किसी व्यक्ति के पास में कम भूमि होगी तो संसाधनों की भी कम आवश्यकता होगी। कम संसाधनों के साथ में कम भूमि पर अधिक उत्पादन करना संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति। भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बढ़ जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के पास में, प्रत्येक किसान के पास में अगर भूमि का एक छोटा टुकड़ा होगा तो वो अपने जीवन यापन को, मतलब जीवन यापन तो वो कर ही पाएगा, कम से कम इतना तो वो कर ही पाएगा। ठीक है, किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन सामूहिक परिवारों में क्या होता था कि पूरे परिवार के रूप से परिवार के अंडर में पूरी जमीन होती हुआ करती थी, है ना। तो इस दृष्टिकोण से भी एक फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है गहरी खेती करने की संभावना। गहरी खेती, मिश्रित खेती, अधिक उत्पादन करने वाली खेती करना इन पर संभव हो सकता है। क्यों संभव होगा? एक किसान के पास में छोटी भूमि का टुकड़ा है तो वो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कम भूमि में भी अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेगा, उच्च गुणवत्ता वाली फसल बोने का प्रयास करेगा, मिश्रित खेती करने का प्रयास करेगा, जिससे उसके अधिक आय होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत के अनुरूप है ये, सभी के पास में समान रूप से भूमि उपलब्ध होगी तो ये समानता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, श्रम का समुचित उपयोग। श्रम का समुचित उपयोग, ज्यादा खेती कम लोग काम करने वाले श्रमिक हैं तो जो है या श्रम का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन कम भूमि है और श्रम व्यवस्था उचित है उनके पास में, तो पूरा पूरा श्रम व्यवस्था का, श्रम जो संसाधन है हमारा कृषि भूमि का, कृषि का जो संसाधन है श्रम संसाधन, उसका पूरा पूरा उपयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों इसके दोष है, दोष को भी हम यही डिस्प्ले पे समझेंगे। अंदर विस्तार से आपके लिए लेकर आता हूं मैं, स्लाइड पूरी भरी हुई है, डोंट वरी, इसके अंदर भी काफी सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। चलिए वन बाय वन करके इनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लागत व्यय में वृद्धि। तो ये लागत व्यय क्या होती है? लागत व्यय दोस्तों इसके दोष क्या क्या हैं जी, हमने इसके लाभ देखे हैं 5 पॉइंटों के माध्यम से, 5 पॉइंटों के माध्यम से हमने इसके लाभ देखे थे। अब दोष देखेंगे, ये ना इसके दोष क्या क्या है। तो लागत व्यय में वृद्धि, डेफिनेटली अगर भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो जो कृषि व्यवस्था पहले की जाती थी कम संसाधनों से, अब उसमें करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता होगी, अलग अलग खाद बीज उर्वरक वगैरह लाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से अब जो है लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है खेती में सुधार असंभव। खेती में सुधार करना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? पहले जब पूरा एक बड़ा एक आकार हुआ करता था खेत का तो उसको सुरक्षित रखना संभव था, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के कारण से अब सब मिलकर के उसकी व्यवस्था करने में असंभव रहते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग। तो वैज्ञानिक प्रणाली का अगर आपको प्रयोग करना है, जैसे ट्रैक्टर जैसी मशीनों का, थ्रेशर जैसी मशीनों का, या जो हार्वेस्टर होते हैं उनकी उन मशीनों का, या और भी कई प्रकार के आधुनिक यंत्र है कृषि करने के लिए, उन सबका प्रयोग करने के लिए भूमि के बड़े आकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, बड़ी भूमि के बड़े आकार, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में जो है इस प्रकार के संसाधनों का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना भी कृषि के अंतर्गत अपखंडन के बाद में जो है दोस्तों दुष्कर हो जाता है, संभव नहीं हो पाता, संभव हो जाता है। ठीक है, सिंचाई में कठिनाई। सिंचाई में कठिनाई डेफिनेटली हो जाएगी, सिंचाई में कठिनाई होगी। क्यों होगी सिंचाई में कठिनाई? क्योंकि जब पहले बड़ी कृषि थी तो एक जो भी जल का संसाधन था, सिंचाई संसाधन जो भी थे, तो पूरी एक भूमि के लिए एक सिंचाई संसाधन पर्याप्त था। लेकिन अब चूंकि वो एक भूमि 10 या उससे अधिक टुकड़ों में बट गई है मान लेते हैं, तो अब 10 से ज्यादा जितने टुकड़ों में बटी है उतने संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अब सिंचाई, सारी भूमि पर सिंचाई करना भी अब संभव नहीं, क्योंकि हर एक की व्यवस्था इतनी हो नहीं सकती है कि छोटे छोटे टुकड़ों के लिए प्रत्येक व्यक्ति सिंचाई की सुविधाएं जुटा पाए। ठीक है, नेक्स्ट है खेती की सुरक्षा पर अधिक वे। भाई खेती की सुरक्षा, 10 पहले एक खेत था, अब आज उसी खेत को तोड़कर 10 खेत बना दिए गए हैं, तो उसकी सुरक्षा करने में खर्चा तो बढ़ेगा। ठीक है, पहले एक की सुरक्षा करनी पड़ती थी, अब 10 की करनी पड़ेगी, तो खर्चा बढ़ने वाला है, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है खेतों का अयोग्य बन जाना। खेतों का अयोग्य बन जाना, पहले समग्र रूप से खेती करने से पूरे खेत पर एक साथ ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है वो, तो अब कोई उस पर ध्यान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। इस कारण से कृषि की गुणवत्ता भी खराब होगी, मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होगी और कृषि खेतों जो खेत जो है कृषि योग्य नहीं रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर उपज। प्रति हेक्टेयर उपज में भी जो है कमी आएगी, 100% कमी आएगी। गहरी खेती करना संभव नहीं हो पाएगा,
गहरी खेती, छोटे छोटे टुकड़ों पर गहरी खेती करना संभव नहीं हो पाएगा और ऋणग्रस्तता में और अधिक वृद्धि होने की संभावना इससे बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये आपके लिए डिटेल में है, ये यहाँ से आप सभी को इनको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। टॉपिक को शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, वहां पर पूरा डिटेल आपको दोस्तों मैं पीडीएफ के थ्रू लाने का देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन दोस्तों, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जो होगा हरित क्रांति पर, ग्रीन रिवोल्यूशन पर। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन रिवोल्यूशन पर अर्थात हरित क्रांति पर हम बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि हरित क्रांति से पहले की व्यवस्था कैसी थी हमारी कृषि की और हरित क्रांति के बाद की कृषि व्यवस्था कैसी हो चुकी है। इस सब पर भी हमारा एक विस्तार से डिस्कस होगा, तो बने रहे सेशन में दोस्तों। यहां तक के अभी जितने लेक्चर हुए हैं दोस्तों, उन सबको अच्छे से कंप्लीट कर लें, इसके बाद में फिर इस पर मूव करेंगे आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जिनको भी हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ये ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा साइट में हो जाता हूं, जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप को देख सके, दोस्तों। टेलीग्राम पर जो लोधा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया गया है, जिससे आप आसानी से देख करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लोधा जी क्लासेस नाम याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।